ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय SR रेड्डी जी, राष्ट्रीय महामंत्री US झा जी, कार्यकारी अध्यक्ष धर्मवीर जी, बिश्नोई जी, के मिश्रा जी, SK शुक्ला जी, ओम प्रकाश जी और ऑल इंडिया से आए हुए सभी पदाधिकारीगण और इस मंडल के मंडल अध्यक्ष सरफ भाई, मंडल महामंत्री दिनेश कुमार पांडे जी। आज उस महामानव का परिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आज परिनिर्वाण दिवस है। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा में बोलते हुए देश के संविधान को देश को अर्पण करते हुए उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आप कितना बढ़िया भी संविधान नियम कायदे बना लीजिए, अगर लागू करने वाले की नीयत ठीक नहीं है तो वो ठीक ढंग से काम नहीं करेगा। और शायद इससे बड़ा प्रमाण नहीं है। संविधान निर्माताओं की जो भावना थी, संविधान के निर्माताओं ने जो सोचा था, अगर देश की सरकारों ने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी नियति के साथ काम किया होता तो आज इस आरपीएफ कहने को तो फोर्स है और बिना ताकत का फोर्स है वो ना बचा होता। क्योंकि संविधान के निर्माताओं की जो भावना थी, जो सोच थी, उनकी कभी ये सोच नहीं रही कि पूरी ताकत एक जगह केंद्रित रहे। उनकी अपनी सोच थी कि जैसे जैसे देश में मैच्योरिटी आएगी, जैसे जैसे देश में लोकतंत्र मजबूत होगा, धीरे धीरे करके जो संविधान ने देश के लोगों को अधिकार दिया है वो धीरे धीरे करके लोगों को ट्रांसफर करने का काम केंद्र की सरकार करेगी। और केंद्र की सरकार समय रहते ये काम नहीं की। आज ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जब वसूली की बात आती है रेलवे स्टेशन पे तो जीआरपी वसूली करता है, और जब जिम्मेदारी की बात कहती है तो कहते हैं आरपीएफ का ही, हमारा मैटर नहीं है भैया, हटाओ। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था एक देश दो विधान दो निशान नहीं चलेगा। जब इस देश में एयरपोर्ट अथॉरिटी है और वहां का एयरपोर्ट की सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार अपने ऊपर उठाती है, तो रेल की जिम्मेदारी या रेल की सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी दो लोगों पर क्यों? कोई कारण नहीं बनता, कोई विषय नहीं है। जब रेल केंद्र का विषय है, आप लोगों ने इसमें लिखा है कि ये केंद्रवर्ती सूची हो या समवर्ती सूची हो। समवर्ती सूची क्यों? केवल और केवल केंद्र सूची का ये विषय है कि अगर रेल में दुर्घटना होती है, चोरी होती है, छिनैती होती है, हत्या होती है, बलात्कार होता है, उस समय कोई भी प्रदेश सरकार ये नहीं कहती कि ये मेरे प्रदेश में हुआ है, वो कहते हैं रेल में हुई है। रेल बदनाम होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए आपकी जो मांग है इसमें किसी प्रकार का कोई संकोच, कोई गुंजाइश और कोई इफ बट की कोई जगह ही नहीं है। और अभी मेरे साथी सांसद केशव भाई ने कहा कि इस विषय को उठाया जाएगा। निश्चित रूप से मैं इस संगठन का आभारी हूं कि कम से कम जनप्रतिनिधियों के बीच में ये बात ले आए। कोई जानता भी नहीं, शायद हम यहाँ ना आते तो हम भी ना जानते कि केंद्रीय कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी जो भारत सरकार से जुड़ा हुआ सीधा विषय है, जो सीधे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, जिसको लोग केंद्र सरकार के ऑर्गेनाइजेशन के संगठन के रूप में जानते, पहचानते और प्रयोग करते हैं, उस संगठन आज लोगों के बीच में चर्चा का विषय नहीं है। उसके पास क्या अधिकार है ये भी लोगों को नहीं मालूम।
जब हम जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता इस बात को नहीं जानते तो आम आदमी भी इस बात को नहीं जानता। लेकिन इस प्रयाग की धरती से आपने एक आंदोलन की शुरुआत की है, एक आंदोलन की शाखा आनंद की है। अब निश्चित रूप से यह देश में गूंजेगा। जिंदाबाद 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 सांसद सुनकर जिंदाबाद। एक सांसद को किसी विषय को उठाने के लिए 2-3 टूल्स हैं। या तो इसको 0 आवर में उठाए, जिसकी सरकार की कोई जवाबदेही नहीं होती, वो केवल चर्चा परिचर्चा तक रह जाता है। दूसरा टूल्स है 377, जिसमें सरकार की रिप्लाई आती है कि सरकार इस पे क्या करना चाहती है। एक तीसरा मजबूत टूल्स है प्राइवेट मेंबर बिल। यहाँ जो लोकसभा की कार्रवाई देखते होंगे उसको जानते होंगे। तो मैं आप सारे संगठन के पदाधिकारियों के सामने कहना चाहता हूं, मैं इसका परीक्षण कराऊंगा। अगर ये प्राइवेट मेंबर बिल के थ्रू आ जाएगा तो सरकार जवाब देने के लिए बाध्य है। सरकार अगर ये प्राइवेट बिल एक्सेप्ट होती है तो केंद्र का मंत्री खड़े होकर जवाब देता है और कहता है कि आप अपनी बिल वापस लीजिए, सरकार इस पे विचार करेगी। तो मैं प्रयास करूंगा कि ये 0 आवर 377 के अलावा ये प्राइवेट बिल के रूप में आए, क्योंकि ये संविधान संशोधन का विषय है। सर थोड़ा आपको एक सेकेंड बता दें कि ये प्राइवेट मेंबर्स बिल लाया था 1 दर्जन सांसदों ने, और सरकार ने आश्वस्त किया उस समय कि कॉम्प्रहेंसिव बिल लाएंगे। आज तक को सरकार, मैंने अब तो वो है नहीं सरकार, जो थी सरकार वो नहीं लाएगी। बहुत अच्छा होगा, वो बिल भी मेरे पास है। तो बहुत अच्छा होगा कि सारी बिल आप हमको उपलब्ध करा दीजिए, सारी बिल हमको आप उपलब्ध करा दीजिए। इसको 377 के माध्यम से मैं दोबारा देश के सदन में, देश की पंचायत में, देश की पार्लियामेंट में इसको दोबारा लाया जाए, क्योंकि ये केवल आरपीएफ का विषय नहीं है। ये 3 करोड़ यात्रियों के सुरक्षा का विषय है, हजारों करोड़ के परिसंपत्ति का विषय है, हजारों करोड़ का जो माल ढोया जाता है उसका विषय है। रेलवे के नुकसान और फायदे से जुड़ा हुआ ये विषय है। ये केवल आरपीएफ के जवानों या आरपीएफ के एसोसिएशन का विषय नहीं है। देश के लाखों करोड़ रुपए की जिम्मेदारी इस ऑर्गेनाइजेशन पर है। और वर्तमान की जो केंद्र की सरकार है, देश के नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का जो फोकस है इस रेलवे पर है, क्योंकि रेलवे ही एक ऐसा विभाग है कि जो देश में इतनी बड़ी बेरोजगारी है, अगर कोई रोजगार का अवसर दे सकता है तो रेलवे दे सकता है। और रेल ही ऐसी एक संस्था है जिसमें बहुत सारे काम करने की संभावनाएं अभी भी विद्यमान है, चाहे रोजगार के नियति से, चाहे देश के जीडीपी में योगदान के दृष्टि से, चाहे विकास दर बढ़ाने की दृष्टि से रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ लोगों ने गलतफहमी फैलाना शुरू किया कि रेलवे का वर्तमान की सरकार इसका प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर कहा, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन का हमारा कोई इरादा नहीं है। हमारी नीति स्पष्ट है, हमारी नीयत स्पष्ट है। तो कुछ लोगों ने सवाल किया कि रेलवे का विकास कहां से होगा, इतना रुपया कहां से आएगा। पूर्ववर्ती केंद्र की सरकार ने
कि 365 या 366 ऐसे शिलान्यास हैं जिस पे करोड़ों रुपया रेलवे का खर्च हुआ और वो योजना भी 1 इंच आगे नहीं बढ़ी। और उस योजना को पूरा करने के लिए आज की तारीख में वर्तमान में 5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। तो लोगों ने जानना चाहिए पैसा कहां से आएगा। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने कहा इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं, हम आपसे आश्वासन देते हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि रेलवे केवल रेलवे नहीं है। रेलवे अपने आप में सिमटा हुआ लघु भारत है। रेलवे एक ऐसा स्थान है जहां पूरे भारत का नेतृत्व होता है, पूरे भारत का दर्शन होता है। उसके विकास के लिए, उसके सम्मान के लिए, उसके सुरक्षा के लिए सरकार जो कर सकती है करेगी। और इसीलिए सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपया LIC से देने को कहा। हमने अगर हमको प्राइवेटाइजेशन हमारी नियत होती, हमारी नीति होती, तो हम निश्चित रूप से ये काम नहीं करते। कुछ लोगों ने बीच में हमसे मिलकर कहा कि रेलवे बोर्ड को सरकार भंग करना चाहती है, रेलवे बोर्ड की जगह IASओं को लाना चाहती है। समय समय पर नीति का परीक्षण करना सरकार की मजबूरी है, सरकार की आवश्यकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है। मैं ज्यादा न कहते हुए सरकार रेलवे के प्रति कितना प्रतिबद्ध है वो एक अंतिम उदाहरण दे के अपनी बात खत्म करूंगा। इस देश में टाटा का अपना सम्मान है, चाहे टाटा ग्रुप हो, चाहे GI टाटा, रतन टाटा जी हो। आज उसकी उनकी विश्वसनीयता पे किसी को शक नहीं, उनकी राष्ट्रीयता पे किसी को शक नहीं। सरकार ने उनके नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में रेलवे कायाकल्प बोर्ड का गठन किया है, क्योंकि सरकार की नीयत भी ठीक है, नीति भी स्पष्ट है कि हम रेलवे की पूरी तरह विकास चाहते हैं और उसका स्वदेशी विकास चाहते हैं, मेक इन इंडिया के तहत विकास चाहते हैं। इसलिए सरकार ने GI टाटा, रतन टाटा के नेतृत्व में एक कायाकल्प बोर्ड का गठन किया है। मुझको ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मेरी छोटी सी सलाह है, आपके एसोसिएशन को भी चाहिए कि रतन टाटा से मिलकर अपना प्रतिवेदन दें, क्योंकि कायाकल्प केवल रेलवे लाइन का नहीं है, रेलवे स्टेशन का नहीं है, पूरे सिस्टम पे कायाकल्प करने की बात और जिम्मेदारी रतन टाटा को सौंपी गई है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि उनसे मिलकर भी अपनी आप लोग प्रतिवेदन देने का काम करें। और आप लोगों ने मुझको यहाँ बुलाया, हमको विषय दिया, निश्चित रूप से इस विषय को हम लोग देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाने का काम करेंगे और इस संगठन को अधिकार संपन्न संगठन बने, लोगों को सेवा सुरक्षा में अपनी महंती भूमिका का कानूनी ढंग से निर्वाह कर सके। इस आशा और उम्मीद और विश्वास के साथ पुनः आप सभी पदाधिकारियों का, देश के कोने कोने से आए हुए सभी कर्मचारियों का, RPF के जवानों का, अधिकारियों का और मंच पर बैठे हुए सभी अधिकारी गणों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि रेलवे में जो लड़ाई आपने शुरू की है उसको अंत तक पहुंचाने में जो भी सहयोग समर्थन आपको हमारी आवश्यकता पड़ेगी, मेरे साथ साथ पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है। धन्यवाद। वैसे भी प्रयाग की धरती तप की धरती है, यहाँ पे पूरा 1 महीना लोग उपवास रखते हैं और उस उपवास और तप के बल पे धरती चलती है। अगर आपने इस प्रयाग की धरती पे एक दिन उपवास रखने का काम किया है तो जो यहाँ से आपके संगठन को ताकत मिली है, संगठन को ऊर्जा मिली है, निश्चित रूप से इस संगठन को एक नई ऊंचाई पे ले जाएगा और संगठन की जो जिस सोच और जिस उद्देश्य के साथ इस संगठन का गठन किया गया है वो अपने मुकाम में सफल होगा। और आपने निश्चित रूप से अधिकारियों को, DG को मैसेज मिल चुका है कि यहाँ पे कर्मचारी या उनके अधिकारीगण उपवास पर हैं।
आपका मैं ये बात कहते हुए कि आपका उपवास बेकार नहीं जाने वाला। आपका ये कुर्बानी, आपका ये उपवास प्रयागराज तीर्थ पे एक नई ऊर्जा के साथ आपके संगठन में काम आने वाला है। और मैं इस पे अभी कुछ इसलिए कहने की स्थिति में नहीं हूँ। वैसे कल ही मैं रेल मंत्री से मिलने वाला हूँ और इस विषय में डीजी महोदय की जो है मैं खोज खबर लूँगा कि अपने तो मालपुआ समय कम है, नहीं तो रेलवे पे मेरा अध्ययन बहुत ठीक ठाक है। अब विषय आया तो मैं बता दूं आपको, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं। रेलवे में लालू के जमाने में 25,000 करोड़ का प्रॉफिट, और अहमदाबाद में उनको लेक्चर देने के लिए बुलाया गया कि आखिर रेलवे इतना लाभ में कैसे पहुंचा। शायद यहां बहुत कम लोग जानते हैं उसमें क्या हेरा फेरी हुई थी। उन्होंने बैलेंस शीट में छोटा सा पिन मारा था। उस पिन को मैं जानता हूं। उन्होंने किया क्या था, जो इकोनॉमिक्स के लोग होंगे इस बात को जानते होंगे, या अकाउंट जानते हो वो जानते होंगे, जो बैलेंस शीट जानते हो वो जानते होंगे। कोई भी नई चीज बनती है तो उस पर डैमरेज चार्ज लगता है। अगर डैमरेज चार्ज को देसी भाषा में कहा जाए, अगर आपने एक रेल का डिब्बा बनाया, उसकी लागत मान लीजिए 1 लाख रुपया आती है और उसकी लाइफ 10 साल है, तो प्रति वर्ष 10,000 रुपया उसमें चार्ज लगाया जाता है। 10,000 निकाल कर रख लिया जाता है, क्योंकि 10 साल बाद जब डिब्बा खत्म होगा तो आपके पास 1 लाख रुपया उपलब्ध रहेगा नया डिब्बा बनाने के लिए। तो मानी लालू जी ने कुछ किया नहीं था, डैमरेज चार्ज लगाना बंद कर दिया, तो जो पैसा निकलना चाहिए था भविष्य के रेल के निर्माण के लिए, वो पैसा नहीं निकला, वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। और यही कारण है कि आज चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे कोच का डिब्बा हो, चाहे शौचालय हो, सब टूटे फूटे हालत में है। यही कारण है, क्योंकि डैमरेज चार्ज 2 रूप में लगता है, एक मेंटेनेंस का और दूसरा भविष्य में खत्म होगा तो उसके लिए। दोनों डैमरेज चार्ज बचा के उसको प्रॉफिट में बुक कर दिया, तो बैलेंस शीट तो लबालब हो गई, लेकिन रेलवे खोखला हो गया। ये मैं ठीक कह रहा हूं ना? ये तो निश्चित रूप से मैं ये बात इसलिए कहा हूं कि मैं रेलवे को नजदीक से काफी देर से नजर रखे हुआ हूं। तो रेलवे की छोटी छोटी एक्टिविटीज में मेरी अपनी रुचि है। आप लोगों ने आज उपवास रखा, इस उपवास को प्रयागराज तीर्थ पे, जैसे कि पुनः पहले भी मैंने कहा है कि ये तपों की भूमि है, यहाँ का तप बेकार नहीं जाता। जब यहाँ के तप से पूरा देश और पूरा ब्रह्मांड चल सकता है, तो आपके तप से ये रेलवे भी चलने वाला है। इन्हीं के साथ पुनः सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए